नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 24 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्री एग्जाम के लगभग 100 दिन बचे हुए हैं और इसी को देखते हुए हमारे द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर इन अंतिम 100 दिनों में आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के चर्चा किया जाएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि यह सेमिनार 27 फरवरी को शाम के 4 बजे आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस सेमिनार का लाभ उठा सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि सेमिनार 27 फरवरी को शाम के 4 बजे से आयोजित होगा और इस सेमिनार में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी रजिस्ट्रेशन कर इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, खजुराहो के मंदिरों का समूह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं खजुराहो के मंदिरों के समूह के ऊपर। और आप सभी को ध्यान रखना है कि खजुराहो में जो मंदिरों के समूह पाए जाते हैं वे 2 अलग अलग धर्म यानी कि हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं, ना कि बौद्ध धर्म से। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, खजुराहो के मंदिर नागर शैली का शानदार उदाहरण है। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिरों को नागर शैली का शानदार उदाहरण माना जाता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के दौरान किया गया था, यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोबरा वॉरियर्स युद्ध अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह भारतीय और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच अभ्यासों की श्रृंखला है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर्स का। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि यूके में कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज किया जाएगा, जहां पर बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, इन सभी देशों के एयरफोर्स भाग लेंगे। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह एक्सरसाइज 6 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह कहना कि यह भारतीय और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास है, यह गलत है। आपने अभी अभी देखा कि यहाँ पर बहुत सारे देश शामिल हैं, जिसमें बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, यूएस, इंडिया, ये सभी इसमें शामिल हैं। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह अभ्यास स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के क्षेत्र के लिए दोनों देशों के प्रयासों और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इस अभ्यास का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच जो परिचालन का जोखिम होता है उसका आदान प्रदान करना है, उसके बारे में जानकारी साझा करना है। और इसके साथ साथ ही जो सर्वोत्तम प्रथाएं होती हैं उसे भी इन देशों के द्वारा एक दूसरे से साझा किया जाएगा, जिससे कि इन देशों की वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगा। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे और इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, जिसमें कोबरा वॉरियर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
अक्सर समाचारों में रहने वाले गोलन हाइट्स का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है गोलन हाइट्स की, और यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये है इजराइल, ये जॉर्डन और ये सीरिया, और यहाँ पर ये जो बीच का इलाका है इसे हम गोलन हाइट्स के नाम से जानते हैं। और गोलन हाइट्स का ज़्यादातर एरिया इजराइल के कंट्रोल में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गोलन हाइट्स गलील सागर के उत्तर और पूर्व में लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक पठार है, और इजराइल के द्वारा 1967 में सीरिया के साथ 6 दिनों के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया गया था। और इस फिगर के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गोलन हाइट्स का संबंध मध्य पूर्व क्षेत्र से है, यानी कि मिडिल ईस्ट एरिया से यह बिलोंग करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य पूर्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस फिगर को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इजराइल मिसाइल्स हिट गोलन ट्रस लाइन। तो यहाँ पर इजराइल के द्वारा गोलन हाइट्स के पास स्थित सीरिया के शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हमले इजरायली ऑक्युपाइड जो एरिया है गोलन हाइट्स का, वहां से किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया इजराइल के कंट्रोल में है, और यहाँ पर गोलन हाइट्स के पास जो सीरिया के शहर हैं उन पर इजराइल के द्वारा यहाँ से हमला किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर आपको 2 कथन दिया गया है। यहाँ पर पहला कथन है ISS को 1998 में अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और यूरोप के संयुक्त प्रयासों से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, और आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर US, रसिया, जापान, कनाडा और यूरोप के द्वारा 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीन का नाम दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1998 में अमेरिका, रसिया, जापान, कनाडा और यूरोप के द्वारा इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, यानी कि यहाँ पर पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है यह अंतरिक्ष में सबसे बड़ा कृत्रिम वस्तु है और पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर बताया गया है कि इसका साइज है एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है, और यह स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस साधन उपलब्ध कराती हैं? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है R2 व्यवहार संहिता यानी कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस को लेकर के। और आप सभी को ध्यान रखना है कि R2 आचार संहिता उन गतिविधियों के समूह को संदर्भित करती हैं जिन्हें पुनः चक्रण से संबंधित एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है। एक बार जब कंपनी R2 प्रथाओं के तहत सभी आवश्यक चरणों का पालन करती है तो कंपनी R2 प्रमाणित हो जाती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें यह कहा गया है इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, तो इसी को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता का उपयोग किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अंगदिया प्रणाली को लेकर के, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर इस प्रणाली को समझाने का प्रयास किया गया है।
तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर ये अंगदिया कौन होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अंगदिया प्रणाली देश में एक सदी पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली है, जहां व्यापारी आमतौर पर अंगदिया नामक एक व्यक्ति के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में नकद भेजते हैं। तो जिस तरीके से एक कुरियर सर्विस होती है, जिसमें जब आप किसी कुरियर को भेजते हैं तो उसको लेकर के कोई कुरियर वाला आपके दिए गए पते पर उसे पहुंचाता है, उसी तरीके से अंगदिया प्रणाली में एक व्यक्ति नकदी को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने में मदद करता है, और जो व्यक्ति पैसे लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है उस व्यक्ति को यहाँ पर अंगदिया कहा जाता है। तो यह सिस्टम हमारे देश में बहुत पहले से ही काम कर रहा है, और यहाँ पर अभी भी इस सिस्टम का प्रयोग आभूषण व्यवसाय में बड़े पैमाने पर किया जाता है। खास करके मुंबई और सूरत के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। आप सभी को पता है कि मुंबई और सूरत दो ऐसे शहर हैं जहां पर हीरे का व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, और यहां पर मुंबई और सूरत के व्यवसायी पैसे का आदान प्रदान करने के लिए अंगदिया सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जहां पर एक व्यक्ति भारी मात्रा में नकद को लेकर के एक दूसरे शहरों में जाया करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह अंगदिया की जिम्मेदारी है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी को हस्तांतरित करे, जिसके लिए उसे मामूली शुल्क देना पड़ता है इन व्यापारियों को। आमतौर पर गुजराती, मारवाड़ी और मालबारी समुदाय इस व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इस सिस्टम को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या यह सिस्टम कानूनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अंगदिया प्रणाली अपने आप में एक कानूनी प्रथा है, लेकिन कई बार इसमें बहुत सारे संदेह भी उपजते हैं। जैसे यहाँ पर कई बार बेहिसाब धन का हस्तांतरण होता है, और चूंकि व्यापार यहाँ पर नगद में होता है, इसके लिए व्यापारियों के द्वारा कोई खाता भी नहीं रखा जाता। इसलिए बहुत बार यह संदेह होता है कि इस प्रणाली का उपयोग हवाला लेन देन जैसे काले धन के हस्तांतरण में भी किया जा सकता है। तो इसको लेकर के हमेशा इस पर संदेह बना रहता है। यहाँ पर इस न्यूज में यही बताया गया है कि जो व्यक्ति अंगदिया के रूप में काम करते हैं उनको जान का भी बहुत खतरा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में नकद को लेकर के एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, और यहाँ पर आसानी से इनको टारगेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस न्यूज में अंगदिया कौन होते हैं और वे किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसको लेकर के जानकारी दी गई है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि क्या यह सिस्टम कानूनी है या फिर गैर कानूनी। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।